चाहे कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी हो, या तो मुस्लिम पार्टी हो या सेकुलर पार्टियां हों या एनडीए हैं, जो भी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों का मकसद सिर्फ सियासत करना है और उसके बाद उनको जो चाहिए वो है कि इक़्तिदार में हम बने रहें। इस मकसद के लिए वो हर तबके का इस्तेमाल करते थे। नफ़रत की, धर्म के नाम पर नफ़रत की राजनीति की गई और हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को दबाया गया, कम्युनिटी के खिलाफ काम किया गया। इससे मुसलमान इस वक्त में दर्द भरा हुआ है। तो यकीनन ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी बिहार का दौरा करते हैं इलेक्शन के मौके पर, तो यकीनन वो अच्छा काम। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भाई नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में कुछ हुआ ना हुआ ये, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। क्या हम थोड़ी देर के लिए चाहे मान लेते हैं कि वो बीजेपी के पार्टनर हैं जिन्हें मुसलमान बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन क्या ये बात सच है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया? बिहार की राजधानी पटना और बात हो रही है मुस्लिम वोट की। बिहार चुनाव बेहद नज़दीक है और वोट अधिकार यात्रा से और ज़्यादा जो टेम्परेचर है बढ़ गया है वो चुनाव का। मुस्लिम वोट के मद्देनज़र 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो फिलहाल दावेदार हैं मुस्लिम वोट की। बात करें जेडीयू की या आरजेडी या फिर इंडिया ब्लॉक, आरजेडी प्लस कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी और साथ ही एमआईएम। मुसलमान क्या सोच रहा है, उसके मुद्दे क्या हैं, इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन या उनकी नुमाइंदगी क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस चर्चा में विषय बनेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत दर्द भरी बात है ये कि मुसलमान भीड़ लगाने के लिए, एमआईएम के लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी ईजाद है, ये पहले से भी कहते रहे हैं, लेकिन क्यों मुसलमानों के बड़े नेता भी इस यात्रा में निकलकर सामने नहीं आए, या उनको रखा नहीं गया, या आपको लगता है ये भी किसी स्ट्रेटजी का पार्ट है? मैं पहले तो अपनी बात का आगाज़ इस एक शेर से करना चाहूँगा। वो ये है कि इनसे उम्मीद ना रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। तो इस शेर का अगर मफ़हूम हम समझें तो हमें ये समझ में आता है कि चाहे कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी हो, या तो मुस्लिम पार्टी हो या सेकुलर पार्टियां हों या एनडीए हैं, जो भी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों का मकसद सिर्फ सियासत करना है और उसके बाद उनको जो चाहिए वो है कि इक़्तिदार में हम बने रहें। इस मकसद के लिए वो हर तबके का इस्तेमाल करते रहते हैं। उसमें मुसलमान भी आते हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया है, जब कांग्रेस ने ये समझा कि यही हमारा वोट बैंक है। इस वोट बैंक का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है, कांग्रेस के दौरान भी और अब तो और भी दूसरी पार्टियां करने लगी हैं। कांग्रेस के दौरान जो सियासत चल रही थी उसमें मुसलमानों को डराया भी जाता था, उनके साथ जो वो फसादात होते थे उसके ज़रिए वो डरते थे और अपने आप को बिल्कुल मायूस भी समझते थे कि, लेकिन उनके साथ मजबूरी ये थी कि कांग्रेस के सिवा और जाएं तो जाएं कहाँ। ये बातें जो थी वो ये है। अब ये है कि स्ट्रेटजी जो आपने बात की कि स्ट्रेटजी तो है ही है। ये मुसलमान को अभी जो मैं समझता हूँ, मुसलमानों को ये चाहिए कि वो सियासत में हिस्सेदारी के बजाय अपने तशख़्ख़ुस को, अपनी शख्सियत को और अपने किरदार को पर ज़्यादा ध्यान दें और उसमें भागीदारी से पहले ये कोशिश करें कि अपने फिनांशियली मजबूत हों, अपने बच्चों को तालीमी तौर पर मजबूत करें। लेकिन ये सोच दो तरफ जाती है कि क्या सिर्फ ये किया जाए या सिर्फ वो किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट भी बने और साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लें, एक पार्टिसिपेंट के तौर पर, कभी नेता के तौर पर? तो ये तो इस तरह की एक बात है जो पैरेलली चल सकती है, लेकिन हमारे ख्याल से एक मोरेटोरियम पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां हम अपने आप को मजबूत से मजबूत तर कर सकें। उसके बाद फिर हम सारे फील्ड में जा सकते हैं। अभी जो तालीमी इदारों में या जहां भी जो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, आईएएस है, लॉबी है और भी दूसरे जर्नलिज्म में जैसे आप हैं और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिज्म में हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी लोगों को जाना चाहिए और वहाँ एक अपना मकाम, मुस्तहकम मकाम बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ साल का मोरेटोरियम पीरियड से जब हम आगे बढ़ जाएं तब जा कर के हम सियासत में हिस्सा लें। ऐसा करने के बाद
हमारे अंदर एक शऊर डेवलप भी करेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे इक़दामात क्या हो सकते हैं, हम कैसे मैं उनको आती हूँ, इन्फ्लुएंस जो कर आप जिन सामाजिक और एजुकेशनल इशू की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले चूंकि वक्त इलेक्शन का है तो मैं इलेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ चाहती हूँ। यहाँ चर्चा इस बात पे हो रही है कि जिस जोर शोर के साथ मुसलमानों ने इस यात्रा को सपोर्ट किया और इलेक्शन में भी हम देखेंगे कि बढ़ चढ़ कर लोग आते हैं, जिस भीड़ का जिक्र किया उस भीड़ में तो हमने दलितों के नेताओं को भी नहीं देखा, हमने ईबीसी के नेताओं को भी नहीं देखा। तो ये अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो पूरे ट्रक पर हो सकता है जीप थी, बहुत सारे लोग भर जाते हैं। तो क्या ये एक वाजिब बात है कि उन लोगों को भी नहीं मिला रिप्रेजेंटेशन और मुसलमानों को भी नहीं मिला? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या एक सोए हुई जो अवाम है उसको जगाने का काम हुआ? ये पूरी जो वोट चोरी के इर्द गिर्द जो पूरी पॉलिटिक्स हुई और जो वोट अधिकार यात्रा में बदली, इसको मुस्लिम कम्युनिटी ने कैसे देखा? सबसे पहले आपका बिहार की राजधानी पटना में आपका इस्तकबाल है कि आप कौम व मिल्लत का दर्द लेकर बिहार आए और इलेक्शन के मौके पर आए हैं। जो आपने सवाल किया है, इस सवाल को समझने से पहले आपने बात किया कि इलेक्शन पर और लोकतंत्र पर किस तरह वोट चोरी करके हमला किया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि कोई और जो है यहाँ इक़्तिदार में आए, लेकिन वोट चोरी के ज़रिए से राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं और सारे सबूत पेश कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंसिंग की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वहाँ जो कुछ सवालात हुए हैं वो उस सवालात भी किस तरह से थे, जवाब भी किसी को हज़म नहीं हुआ। जिस तरह से जो सवाल करने वाले थे वो खुद कह रहे हैं कि मैं आज तक सोच रहा हूँ कि मुझे इसका कोई जवाब दे कि अचानक से SIR करने की ज़रूरत क्या थी और इतना स्पीड में कराने की क्या ज़रूरत थी। ये सब तो बाद में, लेकिन हम देखते हैं 10 साल में जो सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क का हुआ कि नफ़रत की, धर्म के नाम पर नफ़रत की राजनीति की गई और हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को दबाया गया, कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम किया गया। इससे मुसलमान इस वक्त में दर्द भरा हुआ है। तो यकीनन ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी बिहार का दौरा करते हैं इलेक्शन के मौके पर, तो यकीनन वो अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें मुसलमान हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की एक उम्मीद है कि वो इक़्तिदार में भी आए, साथ रहें, सियासत में भी साथ हों और साथ जो उनके मुतालबात हैं, तालीम में कमज़ोर हैं, माली एतबार से कमज़ोर हैं या बिज़नेस में कमज़ोर हैं, हर एतबार से उनको आगे आना चाहिए। तो वो ये कहेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट आएगी तब तो हम ये सब करेंगे, अभी तो हम ऑपोजिशन में। तो बिल्कुल, जब हम कोशिश तो आपको अभी कर रहे हैं, जो भी यहाँ सरकार बने, वह हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग इक़्तिदार में आए जो मुल्क के और इसी तरह कवानीन मुल्क के वो खैरख्वाह हों। लेकिन मुफ्ती साहब ये बताइए कि आप ज़ाहिर है मजहबी आदमी हैं, आप मुफ्ती हैं, आप, मुझे लगता है मजहब की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होगा, लेकिन जो मुसलमानों के मुद्दे हैं वो मजहबी ज़्यादा हैं कि उन्हें नमाज पढ़ने दिया जाए, उनकी मस्जिदों को बचाया जाए, उनके मदरसों को न तोड़ा जाए, या उनके मसले ये ज़्यादा हैं कि हमें नौकरी दी जाए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए? इसको प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? आपकी प्रायोरिटी, आप तरजीह किसको देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि दोनों में मुसलमान इस वक्त में परेशान है, दोनों एतबार से। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं कि मजहबी एतबार से मैं पहले बता दूं आपको, जैसे ये मज़हब के ख़िलाफ़ ये 3 तलाक़ वगैरह के बारे में बात किया, इससे उसके दरमियान भी NRC और ये तो खैर वक्फ को लेकर और किस तरह से परेशान किया गया। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर तालीमी कमज़ोरी और फिर नौकरियाँ नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है और ये सब के ज़िम्मेदार इस वक्त के सरकार है। सरकार इसलिए ज़िम्मेदार है, सरकार इसलिए नहीं बनती है कि आप धर्म के नाम पर सिर्फ वोट बैंकिंग करें। सरकार इसलिए बनती है कि कानून की पासदारी के साथ साथ आप मुल्क को तरक्की में आगे बढ़ाएं, आप मुल्क को कौम की खिदमत में आगे बढ़ाएं उसको, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक़लियत को जिस तरह से यहाँ परेशान किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, जो भी हो, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ तालीम में बहुत लोग पीछे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, उस एतबार से भी कमज़ोर है। तो सारी चीज़ों को सामने रखकर, चूँकि आप बिहार में हैं तो बिहार की बात मैं कर लेता हूँ कि जो भी इक़्तिदार में आए, मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, ऐसे लोगों को आप दें जो कौम व मिल्लत का कुछ तो दर्द रखता हो, कि कौम व मिल्लत के लिए कुछ करें, तालीम के लिए करें और उनके बिज़नेस के लिए करें, नौकरी के लिए करें। आज बहुत बड़े बड़े इंजीनियर परेशान हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, पढ़ लिख कर भी बेकार हैं, और जो उस पर कमेंट किया जाता है मोदी की तरफ से, वो सब लोग वाकिफ़ हैं कि भाई ने तो पकौड़े बना लें, तो ये ठेले लगा लें, इस तरह की बातें मजाक बनाने में क्या हर्ज है? बना लीजिए पकौड़े, उसमें क्या बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पकौड़े बनाने वाले की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा है, उसमें कम हो गई है। पकौड़े बनाएंगे तो खाएगा कौन? हाँ, ये बात भी सही है उनकी। फिलहाल जिस पूरी यात्रा जो खत्म हो रही है अभी,
इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन को आपने किस तरह से देखा? देखिए, मुसलमान तो हमेशा भीड़ लगाने वाले हैं ही। शुरू से लेकर के, आज़ादी से लेकर के आज तक मुसलमानों का काम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह रह गया। लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है और जब वक्त आया इनका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जो है इनको फिर जो है रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। तो दूसरी ये बात है कि चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या दूसरी पार्टियां हो, हम लोग चूंकि बड़े पैमाने पर देखने की कोशिश करती है। इस वक्त जो मुल्क में लड़ाई है वो सेकुलर और फिरका परस्त पार्टियों के दरमियान है। जो फिरका परस्त पार्टियां हैं मुसलमानों के वजूद और उसके अजमत को खत्म करने के चक्कर में, और कम से कम झूठे ही सही, ये लोग जो सेकुलर ब्लॉक वाले लोग हैं वो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। असल मुद्दे पे जो है तो बात अलग है, मगर सबसे जो अभी ज़हन में रखते हैं ये लोग वो तहफ़्फ़ुज़ का मसला होता है। क्योंकि आज देखिए, अभी एक मसला खत्म नहीं हुआ, दूसरा मसला, तीसरा मसला, चौथा मसला, लगातार मुसलमानों को उलझा करके रखा गया है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे हालात में जो यात्रा है वो मतलब कामयाब रहा, बहुत ही कामयाब। हर जगह जो है इसको भीड़ मुसलमानों ने लगाई हाँ वहाँ पर। बिल्कुल भीड़ मुसलमानों ने लगाई है। हर जगह मुसलमान नजर आते हैं, मगर मुसलमान भीड़ में नजर आते हैं, और अगर उनको जरूरत हुआ क़यादत की तो वहां नजर नहीं आते हैं। वहां नजर आते हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो कि बड़े लीडर हैं, तेजस्वी जी हैं, मुकेश सहनी है जिनका 2 या 3% वोट है, वो नजर आते हैं, या फिर जो CPIM के जो है वो लोग नजर आते हैं। और जो मुसलमान होता है, जो एक बार देखा शकील अहमद खान को जो पीछे खड़े हैं, हमारे यहाँ कम से कम तारिक अनवर साहब है, डॉक्टर शकील है, ये लोग कहीं नजर नहीं आए, अशरफ फातमी कहीं नजर नहीं आए। तो ये एक अलमिया है। अगर आप मुसलमान, और ये ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों का एक बड़ा चंक है यहाँ पर वोटों का। तो हम ये जिस तरह से देखते हैं, बिहार में जो वोट्स है, आप भीड़ लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मगर जो बिहार में वोट्स है वो कास्ट के बेसिस पर बढ़ता है। और जो मुसलमान है उसकी तादाद हम ये समझते हैं कि 16-17% है। उसके अलावा दलित हैं, आपके OBCs हैं, आपके फॉरवर्ड क्लास हैं। तो हम लोग कितना इसमें डेंट कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास जो है सेकुलर ब्लॉक के पास, इंडिया ब्लॉक के पास ऑलरेडी आपको यादव का वोट है, मुस्लिम का वोट है, कुछ दलित का वोट है। इसमें जो है आप डेंट कितना कर पाते हैं फॉरवर्ड वोट्स में, दलित वोट्स में, असल खेल उसी पर मुनहसर करता है। डॉक्टर शाहीना से मैं बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर शाहीना, ये बताइए कि मुसलमानों के मुद्दे, उसमें भी फिर आ जाती है मुस्लिम औरत, उसका तो कोई नाम ही नहीं आता है। मैं आपको सिर्फ मुस्लिम औरत में बांधना नहीं चाहती, मैं आपसे सवाल बुनियादी ये पूछना चाहती हूँ कि बिहार का जो मुसलमान है वो, उसके जाहिर एक जनरल तो मुद्दे हैं ही कि बेरोजगारी है यहाँ पर, इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पर। बिहार में कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्टेट से बाहर भेज देंगे। अभी जो ये, इसमें मुसलमान बच्चे भी हैं और जाहिर है इसमें गैर मुस्लिम भी हैं। अभी जो आप ये यात्रा का पूरा माहौल देख रहे हैं, उसी दौरान हम देख रहे हैं कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स भी हो रही है, लिंचिंग भी हुई है बिहार जैसे बहुत ही शांति प्रिय पीसफुल स्टेट में। इस तरह इस यात्रा से मुस्लिम कौम में, मुस्लिम औरतों में, इन जनरल सोसाइटी में किस तरह का बदलाव आया? इलेक्शन के नज़रिए से आप इस यात्रा को, इसके नतीजे को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आरफा जी मौका देने के लिए। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, कमिंग फ्रॉम एन एजुकेशन सेक्टर, और जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, इट इज़ अ प्रोफेशन बाय चॉइस। और मेरे जो इदारे चलते हैं वो बहुत छोटे बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन तक हैं। तो वहाँ मुझे एक बड़ा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, एक वेरिएशन देखने को मिलता है। जब मैं गार्डियन से बात करती हूँ, जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, यूथ भी है उसमें, तो मैंने जो पाया, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फिर इसको कोरिलेट करूँगी पदयात्रा से, कि मुसलमानों में इन जनरल, ऐसे तो इन जनरल लिटरेसी का या एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नॉट लिटरेसी एक्चुअली। तो हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के मामले में, अवेयरनेस के मामले में। बेसिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो तक लोग नहीं जानते हैं, बेसिक पॉलिसीज़, और सोशल राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं। वो एक कंजर्वेटिव माहौल में लोग हैं जो मैं बातें करती हूँ। तो अभी जो ये पद यात्रा राहुल जी की हो रही है, तो जाहिर सी बात है जन सैलाब तो दिख रहा है, मैं भी मीडिया देख रही हूँ ऑफ एंड ऑन, और लोग भीड़ जमा हो रही है मुसलमानों की। एक फीलिंग है, आप भी जो अभी आपने बातें कही कि लिंचिंग हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो अब तक बिहार में वी हैड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, वी हैड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन अभी इस टाइम पे जब दूसरे स्टेट्स में काफ़ी लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मुसलमानों को सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए।
सेकेंडली दे वांट एजुकेशन, हर लेवल पे एजुकेशन चाहिए, स्कूल लेवल पे हो। उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है कि वो मेन स्ट्रीम में आए। मदरसा एजुकेशन है तो कैसे वो मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करें, कैसे आईटी, कैसे एआई से कनेक्ट करें, कैसे अदर लैंग्वेजेस से कनेक्ट करें, जैसे उर्दू में जहाँ पढ़ाइयाँ होती हैं उससे फिर वो इंग्लिश में या कैसे आए, तभी प्रोग्रेस होगा, तभी ग्रोथ होगा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में कुछ हुआ ना हुआ ये, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। क्या हम थोड़ी देर के लिए चाहे मान लेते हैं कि वो बीजेपी के पार्टनर हैं जिन्हें मुसलमान बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन क्या ये बात सच है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया? जी बिल्कुल, इससे मैं आई कैन नॉट डिनाई इट कि ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क। आप देखिए कि आज से 20 साल पहले जो अभी रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं जिस स्पीड से, और कितना आसान हो गया है। मेरा जो विलेज है औरंगाबाद ज़िला, पटना से हम लोगों को 5 से 6 घंटे लगते थे जाने में, और अभी सिर्फ मैं 2 घंटे में पहुंच जाती हूँ। एक बहुत बड़ी आबादी है वहाँ मुसलमानों की, और ये जो रोड्स की कनेक्टिविटी हुई है इससे सभी को फ़ायदा हुआ है, नॉट ओनली मुस्लिम्स। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से सबको फ़ायदा हुआ है, शराबबंदी से इन जनरल सबको फ़ायदा हुआ है। हालांकि देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, वी ऑलरेडी नो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और अच्छी चीज़ें जो अभी हुई हैं, जो बहालियाँ हो रही हैं, इट वाज नॉट डन इन द लास्ट 15 ईयर्स। अभी रिसेंट में जो हुई हैं, जो बहुत सारी बहालियाँ हो रही हैं, और उन लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि आगे आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ और वैकेंसी निकलेंगी, बट इट इज़ इन जनरल। तो अच्छी बात है, आप ही कह रही हैं काम जी। हुआ है, लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार यहाँ बिहार की गवर्नमेंट चलाते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एक बैसाखी दी है नरेंद्र मोदी को, जिनकी गवर्नमेंट लगातार ऐसी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स अपनाती है जिससे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। तो नीतीश कुमार से मोहब्बत की जाए या ना की जाए, ये कैसे तय करेंगे? ये तो डेमोक्रेसी है ना मैम, यहाँ पे हर किसी को राइट टू वोट है, और ऑप्शंस आएंगे तभी तो हमें एहसास होगा कि क्या है। जैसे अभी आपने बताया कि चार ग्रुप है यहाँ पे, जन सुराज को भी जोड़ा आपने। मेनली मैं तो समझती हूँ कि बेसिकली तीन ग्रुप है, जन सुराज है, इंडिया ब्लॉक है और एनडीए है। तो अब मुसलमानों को देखना है कि कौन अपने बात पे खरे उतरते हैं। इंडिया ब्लॉक जो ये पदयात्रा कर रहा है, जो भीड़ जमा हो रही है, तो अगर वो सच में रिलेटेबल है, उनको चांस देना है कि नहीं देना है, ये तो डिसाइड करने वाली बात है। जी ठीक है, शुक्रिया। अनवर साहब, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। अनवर साहब, ये बताइए कि आप जिस तरह से, मैंने कहा कि 4 पॉलिटिकल पार्टियां, अब इलेक्शन का सीज़न है, बात तो सोशो इकोनॉमिक मुद्दों पर, जो एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं मुसलमानों की, शाम तक हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समेट लेते हैं इस डिबेट को। इन चारों जो दावेदार हैं मुस्लिम वोट के, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? एक खाका ज़रा खींचिए हमारे ऑडियंस के लिए। बिहार में लगभग 17% मुस्लिम वोट्स हैं, और अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक जो है ये कि सेकुलर ही फ्रंट में ये वोट देते रहे। 1990 तक ये कांग्रेस के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। उसके बाद लालू यादव ने भागलपुर फसाद के बाद मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा, और आज भी जो है लगभग अच्छा खासा परसेंटेज आरजेडी के साथ है। आरजेडी ने कभी भी जो है ना फ़िरक़ापरस्ती से समझौता नहीं किया। ये उनका एक बड़ा यूएसपी है, जिसके पीछे मुसलमान हमेशा इसको तस्लीम करती है। अब आपने भी बात की नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत काम किया, रोड्स बनवाए, पुल बनवाए, सारा कुछ किया। और मुसलमानों के लिए भी जो है आपने दरगाहें बनवाई, सूफीज़्म का जो है आगे बढ़ो, सूफी सेंटर्स वगैरह बनाया। मगर जो इन जनरल जो मुसलमानों का काम है, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ। आप आगे देखिए, जो भी काम हमको नज़र आता है वो कांग्रेस के ज़माने में, चाहे वो अखिलती मालिकी कॉरपोरेशन का क़याम हो, उर्दू को उसका जायज़ हक़ दिलाना हो, दूसरी सरकारी ज़बान का मामला हो, या जो भी मौलाना मज़हरुल हक़ अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का क़याम हो, ये सारा जो है क्या नाम है, कांग्रेस की हुकूमत ने कायम किया। अब उसको देखिए कि इस नीतीश कुमार ने क्या किया। सबसे बड़ी बात है उर्दू के साथ उसका हक़। उर्दू के साथ क्या किया है कि अभी जो है मैट्रिक और इंटर लेवल पे जो है उर्दू की लाज़िमियत को ख़त्म कर दिया। जब उर्दू की लाज़िमियत को ख़त्म कर देंगे, टीचर्स बहाल नहीं करेंगे, तो उर्दू पढ़ने वाला कौन होगा? ये एक मुनज़्ज़म साज़िश के तहत अफसराना जो है निज़ाम है, उसमें जो है उर्दू को कत्ल किया गया। 12,000 उर्दू टीचर्स कम से कम 10 साल से जो है खाक छान रहे हैं। वो लोग बेचारे टीईटी में पास थे, उनको फेल कर करके उनको रोड पर लाया गया। इसी तरह से जो है, तो क्या उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं वो, या वाकई उन पर जुल्म हो रहा है? मतलब मुसलमानों को नज़रअंदाज करना एक बात हो गई, वो हो सकता है जेडीयू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हो, लेकिन बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स तो है बाकायदा जुल्म करना। तो क्या नज़रअंदाज हो रहे हैं या जुल्म भी हो रहा है? नीतीश कुमार दूसरे टाइप का लीडर हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि भाई हम मुसलमानों का इतना काम करते हैं, मुसलमान हमारे साथ क्यों नहीं आता है। तो उनको हम ये समझाना चाहते हैं, मुसलमानों का जो है दरगाह बनाने से मुसलमानों का काम नहीं होता है।
असल काम है आपको जमीन की सतह पर काम होना, वो जमीन के रोजगार। साथ, हाँ, रोज जमीन की सतह पर कोई काम नहीं है। आप कहते हैं कि मदरसों को के शिक्षकों को आपने मुसावी ये दिया, तो जो 2459 मदारिस हैं उसमें से जो है लगभग 1600 मदारिस है वो ऑलरेडी मंजूर शुदा है, उसको आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये सब सिर्फ आई वॉश है नीतीश कुमार का, लोग समझते हैं, और जो बेचारे हमारे लोग हैं वो बेबहरा हैं, थोड़ा सा उनको अकल नहीं है, वो हवा में बहते हैं। अभी देखिए एक नए आए हैं खिलाड़ी जनाब जनस्वराज साहब, उनको किसी और वोट की फिक्र नहीं है, मुसलमानों के में डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है आपको एमआईएम वाले हैं, एमआईएम भी जो है एक समझिए कि सीमांचल में है, वो भी अपना मुसलमानों के ऊपर डेंट कर, अब जाहिर सी बात है सिर्फ 17% मुसलमानों के वोट को डेंट करेंगे और उसको तितर बितर करेंगे तो सेकुलर वोट का तो बिखरा होगा, कि फायदा किसका होगा? इंडिया को। लेकिन एक एनालिसिस कल कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, पता नहीं आप इस बात से एग्री करेंगे, आप दोनों की राय जानना चाहती हूँ कि ये बताया जा रहा है कि 25 सीटें एमआईएम और जनसुराज इन दोनों को मिलाकर 15 उधर 10 उधर या जैसे भी मिला देते हैं, क्या इतना बड़ा असर पड़ सकता है? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। इस बार मुसलमान जो है, जो वक्फ का जो मसला हाँ। हुआ, जो वक्फ में जो इन लोगों ने पास किया है, उसके बाद मुसलमान बिल्कुल मुतनफ़िर हो चुका है। एक निचली सतह वाला मुसलमान भी जो है वक्फ के मामले को हसास मानता है। उनका ये मानना है कि ये मामला जो है हमारे मजहब पर हमला है, तो जिसको जो करना है करे। फाइनली जो है वो जो है मुसलमान जो है सेकुलर ही वोट में जाएंगे, और मुसलमानों को भी चाहिए कि देखिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन नहीं है। तो सेक्युलर तो एमआईएम भी है, सेक्युलर तो जनसुराज भी है। देखिए जनसुराज का तो कोई देखिए track record आप नहीं है। एमआईएम की तारीख देख लीजिए, सीमांचल में ने जो है 5 एमएलएस को उन लोगों ने चुन करके भेजा, लास्ट में अब जो है 1 एमएलए रह गए। तो आप जब ताकत ये है कि आप सिर्फ एमएलए जितवा दीजिए और आप सरकार में नहीं आइए, तो मुसलमानों का क्या काम कहाँ से होगा? ऐसे भी जो है मुसलमानों की तादाद, जो एमएलए की तादाद है दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप 38 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, आज एक भी डीएम मुसलमान नजर नहीं आते, एसपी नजर नहीं आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ये जो बहुत अहम बात है, क्योंकि जब ये पूछते हैं कि भाई देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है, मुझसे पूछते हैं लोग, कहते हैं भाई मोदी जी राशन बांट रहे हैं, मोदी जी बाकी जो उनकी स्कीमें चल रही हैं वो तो सबको मिल रही हैं, तो मुसलमानों को ऐसा थोड़ी है कि मना कर दिया कि राशन नहीं मिले। अभी शाइना जी ने कहा कि रोड बन रहे हैं तो फायदा तो सबको हो रहा है, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग नहीं है, गवर्नमेंट में लोग नहीं है, बिल्कुल ये सच्चाई टीचर्स है। नहीं बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें नक्शे से गायब करके और उन्हें एक इनविजिबल कम्युनिटी बना देना चाहते हैं। देखिए नीतीश कुमार का जो पहला फेज था वो शानदार था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये फिरकापरस्त पार्टियों के साथ जम हो गए हैं और एक किचन कैबिनेट में वो घिर गए हैं, और ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और उसके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। इससे नीतीश कुमार, ऐसी बात नहीं कि वो काबिल कबूल नहीं है मुसलमानों में, मुसलमान उसको चाहते अभी भी हैं। चाहते हाँ, हैं। मगर आप बराबर हमसे बात होती रही है इनके लीडरों से कि मुसलमान, अरे भाई 2015 में आप जब सेकुलर फ्रंट में थे तो आपको 100 में 100% मुसलमानों ने वोट दिया। आप अपने अंदर कमजोरी देखिए, आप क्यों भाग जाते हैं, फिरका परस्तों के साथ क्यों चले जाते हैं? मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि आप जो है फिरका परस्तों के साथ जाइएगा, और फिरका परस्त क्यों इसलिए उससे मुतनफ़िर होते हैं कि भाई ये हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे मजहबी मामले पे हमला करते हैं, मजहबी जो आइन में जो हमारे मजहबी इख्तियारात हैं उसको ख़त्म सल्ब करने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमान इसीलिए इन लोगों से लेकिन मुझे तो लोगों ने ये भी तारीफ की, हालांकि इस बात को 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम नहीं भूल सकते कि शाहीन बाग का जब मूवमेंट चल रहा था तब नीतीश कुमार ने ना तो उस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने पुलिस के ज़रिए मदद करने की कोशिश की कि पुलिस को वहाँ रखा जिससे कि प्रोटेक्ट हो सके प्रोटेस्टर्स। ये सही बात है? देखिए नीतीश कुमार का की जो पॉलिसी उसको इस तरह समझिए, जब वो एनडीए के साथ आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कुछ हसास मसले जो मुसलमानों के ताल्लुक से, उस पर हम कभी भी जो है बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। फाइनली क्या हुआ, एक एक मुद्दे पे उन्होंने सपोर्ट किया, ट्रिपल तलाक पे उन्होंने सपोर्ट किया, आर्टिकल 370 पे सपोर्ट किया, अभी वक्फ के मामले पे सपोर्ट किया। तो ये उनका दोहरा मामला है, मुसलमानों को दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हसास मुसलमान हो इस चीज़ों को समझते हैं, और इन चीज़ों को अगर आप वाकई सच्चे हैं मुसलमानों के, तो उनके आप क्यों नहीं मिलते हैं मिली तंजीमों से? लगभग 5 साल हो गया मिली तंजीमों के लोगों से मिले लेकिन हुए। मिली तंजीमें क्या मिलना चाहती हैं उनसे? उनसे बराबर उनसे दरखास्तें दी उन्होंने, वो 2-4-5 लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, और वो समझिए कि उनको वही लोग जो है गर्त में पहुंचाएंगे। मुसलमान तो चाहते हैं उनके साथ मिल करके बैठ करके बात करने के लिए, क्योंकि नीतीश कमर कुमार। साहब, जी हाँ, कमर साहब मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं अगर 10 मुसलमान हैं हमारे सामने, तो 10 मुसलमानों में कितने लोग आरजेडी को वोट दे रहे हैं या इंडिया ब्लॉक को देंगे, कितने जेडीयू को देंगे, कितने एमआईएम को और कितने जनसुराज को? ये तो बड़ा कठिन सवाल है कि 10 आदमियों में से कितने आदमी देंगे चारों लोगों को। लेकिन अंदाज तो किया जा सकता है, अंदाज़ा ये किया जा सकता है
कि मुसलमानों के वोट का जो मैलान है, झुकाव है, वो ज़्यादा आरजेडी और कांग्रेस की तरफ है। और अभी 2 कैंडिडेट मुझे मिले थे जहानाबाद में, वो जन स्वराज का भी एक कैंडिडेट था जो मुसलमान था और एक कांग्रेस का भी था। तो दोनों ने ये बताया कि जन स्वराज का जो आने का चांस है, सीट के आने का चांस है, अब वो कितना ज़मीनी सतह पर उन्होंने सर्वे किया है इसका, ये मुझे तो इससे नहीं मालूम कन्फर्मली, लेकिन उन्होंने बताया कि 7 से 10 सीटें जन स्वराज को आ सकती हैं। एमआईएम के बारे में लोगों ने बताया कि उसके बारे में थोड़ा सा अंदेशा है, इसलिए कि जो 4 उनके एमएलएज आरजेडी में जाके शामिल हो गए हैं, वो चारों एमएलए की वजह से वहाँ उस एरिया में सीमांचल और मिथिलांचल के एरिया में मुसलमानों के दरमियान गुस्सा है कि ऐसे को क्यों कैंडिडेट बनाया जो पैसे से बिक करके वो दूसरी पार्टी में चला गया। तो ये एमआईएम का मामला जो है, मैं समझता हूँ को वो सिफिर से थोड़ा ही सा ऊपर होगा। तो एक 10 में से एक जाएगा, 10 में से एक आध जाए तो जाए, एक जा सकता है, लेकिन इसका मतलब 10% नहीं, हाँ 10% तो मुमकिन है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात जो कहने की है वो ये है कि इन दोनों का जो फैक्टर होगा वो मुसलमानों के वोट को डिवाइड करने में काम आएगा। ये दोनों, जैसे पिछले इलेक्शन को आप अगर सामने रखें तो पिछले इलेक्शन में 5 सीट जीती थी एमआईएम, लेकिन उसने 20 सीटों को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही सवाल आपसे, मैं अगला सवाल मेरा ये होने जा रहा था कि अब माना जा रहा है कि 20 को नुकसान पहुंचाया, हालांकि वो कहते हैं, मैथ्स दे के समझाते हैं कि ये गलत है, ये एनालिसिस एमआईएम वाले ये भी कहते हैं कि पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कि ये गलत है, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि कम से कम 30 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें जन स्वराज और एमआईएम, और जहां कांटे की टक्कर हो इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच, ऐसे में 30 सीटें तो गेम चेंजर हो सकती हैं कि 30 सीटों पे मुस्लिम वोट असर मतलब जिता सकता है या हरा सकता है। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, ये हो सकता है ना जीते इन 30 सीटों को, लेकिन हरा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि अभी मिली और दीनी तंजीमें जो यहाँ पटना में हैं या बिहार की सतह पर की हैं, उन्होंने एक वोट को मुंतशिर होने से बचाएं, वोट को डिवाइड होने से बचाएं, इसलिए वो एक तरफ कोशिश करेंगे। और ये 2 जो फैक्टर्स हैं, जन स्वराज और एमआईएम, इनको किनारे किया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए और मुसलमानों को ये समझाया जाए, मुसलमानों को नहीं, जोगेंद्र यादव ने कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम इशू ही नहीं बनने दिया जाए, इसलिए कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही निशाने पे नहीं है, वो दलित हैं, गरीब हैं। और ये एसआईआर का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें तो सारे लोगों को उसने मुतनफ़िर कर दिया है अभी की हुकूमत के से, और अभी के जो पूरा सिस्टम है। मिस्टर जो ये हैं नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के साथ हम लोगों की कई मीटिंग्स हुई है, कई एक प्लेटफॉर्म के तौर पर, फोरम के तौर पर हम लोगों ने मीटिंग की है। ज़हनी तौर पर उनको लगता है कि वो बहुत ही साउंड नहीं है। मैंने अपनी मीटिंग में देखा है कि वो सामने हैं, बैठे हैं, 20 मिनट तक उन्होंने बातें कहीं, और हम लोग वफ़्त के सिलसिले में गए थे, लेकिन 20 मिनट में उन्होंने सिर्फ यही बात बताई कि हमने मुसलमानों को 20 साल में क्या नहीं किया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, वहाँ मदरसा खोला है, वहाँ मदरसे को एड दिया है, ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन वफ़्त के सिलसिले में एक जुमला तक नहीं कहा। नहीं तो नहीं कहना चाहते थे, या उनकी सेहत ठीक नहीं है, दिमागी, बार बार इस बात को कहा जाता है इसलिए नहीं उन्होंने, या तो कहना नहीं चाहते थे या कह नहीं पाए? नहीं, मेरी समझ में जो बात आई थी वो इसकी इंटेंसिटी को, ये इसका जो समझ नहीं पा रहे थे। वैसे भी और उन्होंने फिर बाद में जो उन्होंने किया था, वो ललन सिंह को दूसरे दिन बुलवा करके हम लोगों के साथ मीटिंग कराई थी कि उसको उसकी वजाहत कर दें। वो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? उनकी जो ज़हनी कैफियत बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है, उनकी सेहत, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है इस इलेक्शन में या नहीं? इलेक्शन में तो फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए कि जो उनके कॉकस हैं, वो कॉकस ज़्यादा झुकाव उनका एनडीए की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी की तरफ होने की वजह से मुसलमान देख रहा है उनको कि वो पार्टी कहाँ जा रही है, और उनके लोग जितने हैं जो चारों तरफ घेराबंदी किए हुए हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मुसलमान उनसे अलग होने की कोशिश कर रहा है। मुफ्ती साहब, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि ये जो नई पार्टियाँ आती हैं
चाहे वो पहले आम आदमी पार्टी आई, फिर MIM आ गई, फिर अब जनसुराज आ गई। जनसुराज का मुकाबला भी आम आदमी पार्टी से किया जा रहा है कि देखिए एक ऐसा एजिटेशन मूवमेंट था जो पार्टी बन के गवर्नमेंट बन गई, अब एक बहुत ही असरदार नेशनल पार्टी बन गई है। अगर नई पॉलिटिकल पार्टीज को चांस ही नहीं मिलेगा तो वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी जगह कैसे बनाएंगे? जैसे ये जो हम कहते हैं कि ये साजिश है कि मुस्लिम वोट को बांट दिया जाए, साजिश है कि देखिए सेक्युलर वोट बट रहा है, लेकिन छोटी पार्टी आएगी पहले तो वोट बांटने से ही शुरू करेगी, इससे पहले कि वो अच्छी कोई बड़ी पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल, आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। जाहिर है कि जब तक ये आएंगे नहीं और जब तक इलेक्शन लड़ेंगे नहीं और तो फिर आधी ये बात कैसे और उभर सुन कर लीजिए, आएंगे। मेरे पूरा सवाल ये कि हमें शिकायत ये भी रहती है कि ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, कन्वेंशनली जो पिछले 10, 20, 50 साल से हैं यहाँ पर, इनसे भी हमें शिकायत है। नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो हम कहते हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? तमाम लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो नई नई पार्टियां यहाँ आ रही हैं, बिहार में या किसी भी स्टेट में जा रही है, उसकी वजह वक्त का तकाजा है। हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं और जो कुछ थोड़े बहुत इलेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे MIM है, इसी तरह आम आदमी पार्टी वगैरह है, जो भी है, वो वक्त के तकाजे से आ रहे हैं और आना चाहिए, और क्यों नहीं आना चाहिए। और अभी आप फरमा रहे थे कमर वारिसी साहब कि उसकी वजह से हो सकता है कि वोट लोगों के बिखर जाए, कट जाए। मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त में अगर ये खदशा जाहिर करेंगे तो आप जाहिर है कि आप फिर फंसेंगे। आप खुद अपने ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं। आप पहले मुतमईन हो जाइए कि आप किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं। मुतमईन जब हो जाएंगे, ये नई पार्टी, जाहिर है कि अब जो पुरानी पार्टियां हैं वो जाहिर है पूरे हिंदुस्तान वाले लोग देख रहे हैं कि ये, मैं समझता हूँ जहाँ तक अब तक मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि एक कम्युनिटी को जो है हिंदुस्तान के जो कवानीन है उसके हिसाब से चलने नहीं दिया जा रहा है। अब जो आ रहे खैर खा बनकर, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जहाँ से वो निकल कर आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें। और ये इलेक्शन है, हार जीत इसमें होता रहता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसकी वजह से वोट कट रहा है। तो उनके पास भी दलाइल है, फिर वोट क्यों कटेंगे। लेकिन अभी तो कमर साहब ने आपको बताया कि 20 सीटें कम से कम ऐसी थी जहाँ पे सेक्युलर पार्टियां, जो इंडिया ब्लॉक है वो हार गया था 20 सीटें इसी पॉलिटिकल पार्टी का, और वो एक थी, अब तो 2 हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं और वक्फ एक्ट के बाद जो हालात बने हैं, वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान चाहेंगे कि जो मुल्क व कौम के लिए हमदर्द हुआ है, और मौजूदा सरकार वो कितना हमदर्द है वो पूरे हिंदुस्तान वाले जानते हैं और मुसलमान खास तौर पर अच्छी तरह जान चुके हैं। एक बात मैं, चूँकि आपका ये बड़ा चैनल और आप बड़ी जर्नलिस्ट हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बात का एहसास लोग कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर रहे हैं कि ये जो वक्फ एक्ट है ये एक छोटा मामला नहीं, इतना बड़ा मामला है और ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसलमान टेंशन में है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये बिल्कुल ये साजिश है कि किसी तरफ फ़लस्तीन के जैसा बना दिया जाए। मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। भाई, जब मदारिस नहीं होंगे, मसाजिद नहीं होंगे, वक्फ के इमलाक पर हमारे सारे मजहबी काम होते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। आप उसको छीनने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि मुसलमान परेशान है। वैसे लोग को ढूंढेंगे जो मुल्क के कानून की हिफाजत करने वाले हों। तो मत कहिए जी, फलस्तीन तो मत कहिए। मैं कहता हूँ कि उस तरह की कोशिश हो रही कि आगे चल के क्या होगा जब हम जमीन पे नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है जब हम इबादत नहीं कर पाएंगे, जब मदरसे में नहीं होंगे, कब्रिस्तान में लोग दफन नहीं करेंगे, तो क्या होगा फिर। मुझे लगता है हिंदुस्तानी मुसलमानों के अपने मसाइल हैं, लेकिन फिलिस्तीन से या चेचनिया से या किसी से मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। मैं बोल रहा हूँ ज़मीन की हैसियत से, जब आप औकाफ की ज़मीन पर हमला करेंगे, जब छीनेंगे और हर गांव में, हर मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होंगे, फसादात होंगे, तो फिर जाहिर है कि उसी तरह का माहौल बनेगा, क्रिएट होगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या प्रशांत किशोर पे मुसलमान यकीन कर रहे हैं? वो क्या समझते हैं, कौन है प्रशांत किशोर, क्या चाहते हैं? मैं जो महसूस किया हूँ, मैं एक लोगों से मिलता जुलता भी रहता हूँ और मैं सोशल मीडिया देखता भी रहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा लोगों का उस पर एतमाद है मुसलमानों का। यकीनन वो मुसलमानों के वो चाहते हैं कि किसी तरह हम खैर खा बने और लोगों को कहें, लेकिन अंदरूनी एतबार से मुसलमान उससे मुतमईन नहीं है। शाइना जी, इससे पहले आपकी तरफ आऊँ, बस एक ले लेती हूँ, आप बताइए प्रशांत किशोर पर मुसलमान यकीन कर रहे हैं? बिल्कुल यकीन नहीं करता है, क्योंकि भाई सिर्फ मुसलमानों के वोटों से कोई सरकार नहीं बनती है। नहीं, मुझे बताइए सिर्फ पॉइंट नहीं, बिल्कुल नहीं, मुसलमान उन पर यकीन नहीं करता। वो पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं मुसलमान मीडिया पे। तो बड़ी टीम है जो मुस्लिम यंग लड़के लड़कियों की जो आउटरीच कर रहे हैं। यहाँ भी वही हाल है, वो भीड़ तो उनके साथ है। अब जब उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है, अभी इनिशियल स्टेज में ना उनका कोई पदाधिकारी नजर आता है, सदर बनाया तो किसी और को बनाया। उनकी टीम में पूरा देखिए काम कर, यंग टीम में मैंने सुना है काफी यंगस्टर्स हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ सारे यंगस्टर सैलरीड है, उन तमाम लोगों को पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है तो जाहिर सी बात है वो किसकी वफादारी करेंगे, वो उन्हीं की वफादारी करेंगे।
दरअसल प्रशांत किशोर के साथ जो लोग हैं, वो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो पेड हैं, और ये कि प्रशांत किशोर का जो मामला है उससे लोग बहुत बिदके हुए हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है। और लेकिन शुरू वोट कटुआ से कर रहे हैं, फिर जो है आगे बन के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे 5 साल बाद। अब बनने आगे तो कोई सियासत में तो इसको कहा नहीं जाता, इट्स ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, तो उसको तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुसलमान जो हैं वो सब समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर, आपको याद होगा कि एक इलेक्शन में मायावती ने 100 मुसलमानों को टिकट दे दिया था, उसका नतीजा क्या निकला था, इसको हमने सामने रखना बिल्कुल चाहिए। सही बात, ये ज़बरदस्त बात है। शाइना जी, मैं लास्ट वर्ड आपको देना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि अब हम ये पूरा देख रहे हैं कि यहाँ, मैंने कहा कि मैं आई बिहार इसलिए कि मैं बहुत दूर से तूफ़ान का नज़ारा कर रही थी। मैंने कहा कि पास आके देखती हूँ कि लहरें कितनी मजबूत हैं। आप तो यहीं तूफ़ान के नज़दीक हैं। ये पूरा जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन बन गया है बिहार, और बिहार का जो मुस्लिम आबादी है वो एक ऑब्जर्वर की तरह देख रही है इस पूरे तूफान को, एक पार्टिसिपेंट की तरह देख रही है, या एक ऑडियंस की तरह देख रही है? बिहार पॉलिटिक्स जो है नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी जगह रखती है, और बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स लोकसभा इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑलवेज बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मुसलमान ऑब्जर्वर या ऑडियंस की तरह नहीं देख रहे हैं, जो मेरा परसेप्शन है। दे आर अ पार्टिसिपेंट विच, वो ये तय कर रहे हैं कि किधर मुझे चेंज लेना है और क्या करना है। अभी अभी आपने बात कही न्यू पार्टी जो जनसुराज है उसकी, तो मुझे जो उनका एजेंडा है, जो मैंने देखा उनके जो एजेंडे, उसमें कुछ खास ऐसा पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं। ये बहुत अच्छा जवाब है आपका। ये आप सिर्फ मुस्लिम वोट मांग रहे हैं या कुछ देना चाहते हैं मुसलमान को? मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने जो रिसर्च किया या जो देखा सुना, तो वो इन जनरल बिहार के जो लोगों के मुद्दे उठा रहे वो बहुत ही अहम है। जाहिर सी बात है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली एक्नॉलेज देम। जो पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया है, जो एडुकेशन का मुद्दा उन्होंने उठाया है, और जाहिर सी बात है लोग उनको बी टीम के रूप में देख रहे हैं, वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं, सीमांचल में भी और हर जगह। तो बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि मुसलमान जो हैं यहाँ बिहार के, वो पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये जो वोट अधिकार रैली है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो पार्टियाँ अलग अलग जो काम कर रही हैं, सबके अपने अपने परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने खुद BLO को साइन करके अपने फैमिली का सब कुछ अपने से हैंड ओवर किया, और वो नाम नहीं आया मेरा वेबसाइट पे। जब मैंने चेक किया तो इट वाज नॉट देयर। फिर मैंने कांटेक्ट किया, देन आई गेट इट डन ऑनलाइन, मैंने काम किया इस पे। लेकिन अब ये बात है कि कितने लोग इतने अवेयर हैं ना, जैसे मेरे अंदर मातेहत जितने लोग हैं, मैं उनको कह सकती हूँ कि आप लोग भी अपना चेक करिए। तो ये तो पार्टिसिपेंट के तौर पे देख रहे हैं मुसलमान अपने आप को, क्योंकि उनको इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो उनको झेलना है ना। वो किसको चूज करके लाएंगे, तो वो उनको झेलना है। बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल अनवर साहब, ये जो सबसे अहम बात थी, जो बात कहने से रह गई, पूरे फसाने में जिक्र नहीं हुआ, वो ये कि पूरा जो वोट काटा जा रहा है, इसमें बड़ी तादाद मुस्लिम वोटों की है। क्या मुसलमान इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि उसका वोट काटा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक को हराया जा सके? बिल्कुल, मुसलमानों के वोट को काट करके फिरकाप्रस्त ताकतों को यहाँ पर गद्दी पे लाना है, असल मकसद ये है। नहीं, लेकिन काटा जा रहा है मुसलमान। बिल्कुल मुसलमानों। नहीं, आपके पास क्या एनेक्डोटल एविडेंस है या कोई डेटाबेस? जब पैसा इतना खर्च करके प्रशांत किशोर पे कुछ ना कुछ परसेंटेज तो वोट काटेंगे, और उसका असर क्या? ये जो चुनाव आयोग पे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, उसमें मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा कटा है, ये बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कटा है। सीमांचल पर उन लोगों की नज़र है। वज़ीर आज़म जब बिहार के दौरे पे आते हैं, वज़ीर दाखिला जब बिहार के दौरे पे आते हैं, उन्होंने कहा था कि हम दुरंदाजों को नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? ये और इत्तेफाक से जब SIR हुआ, मैडम, जब SIR हुआ तो वहाँ कोई भी घुसपैठिया नजर नहीं आया। नहीं, तो उनका ये बयान एक तरफ है, और दूसरी तरफ है बाकायदा इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो सर का SIR का प्रोसेस है, क्या उसमें मुस्लिम मतदाता का नाम ज्यादा कटा है गैर मुस्लिम मतदाता के मुकाबले?
ऐसा हम लोगों ने महसूस किया है कि मुसलमानों के जो वोट्स थे उसको जबरन काटा गया है। और चूंकि कागजात को दिखलाना है, कागजात को जो है शामिल करना है, 2003 का वोटर लिस्ट आधार बनाया गया था, वो सारे नाम नहीं थे। एक बुनियाद बना करके जो है 65 लाख वोट्स काटे गए हैं, जिसका खातिर खा जो है नतीजा तो ज़रूर निकलेगा। आधार को आप नहीं मान रहे, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा काम किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि आधार कार्ड को उन्होंने जो है एक ज़रिया बनाया जिससे कुछ वोट्स जो है बचने का काम होगा। अब तो फाइनल रोल 1 सितंबर के बाद आने वाला है। बस 30 सेकंड में इसी सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ कि क्या मुसलमानों को ये परसेप्शन है कि उनका वोट ज्यादा कट रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए? हाँ, यकीनी तौर पर ये परसेप्शन मुसलमानों के दरमियान है कि उनका वोट काटने के लिए ही इंतजामात हो रहे हैं, सारे इंतजामात हो रहे हैं। अच्छा जी, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक, शुक्रिया। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमने कोशिश ज़रूर की है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये 4 लोग जो हैं यहाँ पर बैठकर बिहार की पूरी मुस्लिम आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा एक सैम्पल, थोड़ा एक आइडिया देने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि जिस एक समुदाय जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है उसकी भी आवाज़ लाई जाए। और शायद इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है कि वो लोग जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पर लाइमलाइट में सामने नहीं रखी जाती है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा